तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा लूनर स्टार बाईमान नाम के एक आइसलैंड पर आकर गिरता है और वो वहाँ पे मौजूद 100 माइल से भी ज्यादा के एरिया में फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे या फिर जितने भी लिविंग बींग्स थे वो सारे के सारे मारे गए थे। इसीलिए वहाँ के मास्टर्स ने दूसरे सेट के मास्टर्स को हेल्प के लिए बनवाया था। तो दो इमोर्टल सेट में एक साथ मिलकर अपने 100 से ज्यादा डिसाइपल्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया ताकि वो लोग पता लगा सकें कि वहाँ पर क्या चीज आकर गिरी है। मगर जब वो डिसाइपल्स वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा वो सारे के सारे डिसाइपल ही गायब हो जाते हैं। मगर फिर उसके बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए एक और इनविलियल फेक का मास्टर गया था। मगर जब वो वहाँ पे पहुंचा तो मगर अचानक से किसी डार्क चीज ने उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो भी कभी वहाँ से वापस नहीं आ पाया। हालांकि उसने गोल्डन पिल्स को भी यूज किया था, मगर उसके बावजूद भी वो उसको नहीं बचा पाया। वहाँ जाने वाले जितने भी सेफ थे उस सारे के सारे वहाँ पर गए, मगर जब उनके डिसाइपल्स मारे गए तो वो लोग खामोशी से चुप करके बैठ गए और फिर कभी भी वहाँ पर दोबारा नहीं गए। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने डिसाइपल्स को भी मना कर दिया कि कोई भी वहाँ पर मत जाए। मगर सिर्फ और सिर्फ ब्रदर शुआन यीफ वो अकेला ऐसा बंदा है जो कि वहाँ से वापस आया है और वो अपने साथ एक छोटा सा लूनर स्टार का टुकड़ा भी लेकर आया है। मगर इस छोटे से स्टोन को लाने के लिए भी उसने अपनी जान दांव पे लगानी पड़ी थी। मगर जहाँ तक इस छोटे से लूनर स्टार पीस की बात है तो अभी तक इससे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला कि जिससे हम लोग ये पता लगा सकें कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का वो लेटर अपने मास्टर को दे देता है, जो कि ये सारी कहानी सुना रहा था। और वो अपने मास्टर को ये भी बताता है कि हमारे मेन हॉल में कुछ ट्रू डिसाइपल्स बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो उसका मास्टर कहता है कि वाओ शुआन जी वो कैसा है, मुझे उसके बारे में बताओ। तो वो जूनियर डिसाइपल कहता है कि उसकी इंजरीज मामूली सी हैं, वो जल्दी रिकवर कर जाएगा, मगर उसका रिकवरी प्रोसेस वो काफी ज्यादा स्लो है। मगर इस तरफ मास्टर कहता है कि क्या तुम जानते हो कि नॉन हायर डिजर्ट में कुछ डिसाइपल्स ने ब्रेक थ्रू किया है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नॉलेज है? वो डिसाइपल कहता है कि मैं जानता हूँ, वहाँ पर हमें कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिली है और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो कल्टीवेटर्स को इतने बड़े कल्टीवेटर्स नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिस्टिक रियलॉन्ग को ही अचीव किया है, जो कि सुपरनेचुरल रियलॉन्ग का सेकंड लेवल है। यानी ये कोई बड़ा मसला नहीं। मगर वो मास्टर कहता है कि मैं नहीं जानता क्या आखिर वो डिसाइपल्स क्या करना चाहते हैं, मगर मैं बस ये चाहता हूँ कि वो डीमंस हमारे टेरिटरी से दूर रहें। जी कहते हुए वो उसी छोटे से ब्लैक स्टोन को ऊपर उठाते हुए कहता है कि तुम जाओ और जाकर एक मसला पता करो कि आखिर वो डिसाइपल क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों का इस स्टोन के साथ कोई ना कोई लेना देना जरूर है। इसकी पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मगर हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं लगा। ये तो बस शुरुआत है, हम लोग और भी आगे तक जा सकते हैं। ये बात सुनते वो लड़का कहता है कि मास्टर मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हैं? उसका मास्टर उस स्टोन को नीचे फेंक देता है और कहता है कि ये बस एक बेकार सा पत्थर का टुकड़ा है, तुम लोग इसे मिस्टीरियस और एडमोर्मल समझ कर उठा लाए हो। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मास्टर मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा, प्लीज मुझे सब कुछ क्लियर कर दीजिए। तो मास्टर कहता है कि एंशिएंट बुक में जिस तरह के कैलेंडर के बारे में मेंशन किया गया था वो सब कुछ अब शो होने लगा है। मगर हमारे लिए बदकिस्मती की बात यह है कि सूरज गिरने का वक्त भी अब करीब आता जा रहा है और अब तक हमें उस मिस्टीरियस आइसलैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। जो कहने के बाद हम लोग अगले फिल्म में फेंगान और लोंगशुआन को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी से उड़ते हुए एक आइसलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। उन दोनों की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट थे, बल्कि फेंगान तो वहां जाने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होता है और वो लोंगशुआन से भी ज्यादा आगे निकल जाता है। मगर फिर लोंगशुआन से कहती है कि हमें साउथ सी की तरफ जाना है, जो कि बस हमारे फार्म में है। ये कहने के बाद फेंगान सीधा आगे की तरफ जाता है और तेजी से जाते हुए एक आइसलैंड के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। तो उसके सामने एक बहुत बड़ा समुंदर होता है, जिस पर वो कहता है ये समुंदर तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बुक्स में ही पढ़ा था। अब पता चल रहा है कि ये साउथ सी कितना ज्यादा बड़ा है। ऐसा लगा है कि जैसे इसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है। मगर फिर वहाँ पर लोंगशुआन आ जाती है और वो आकर कहती है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ इसे ऊपर से देखा है, अगर तुम इसके डीप में जाओगे तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। फेंगान कहता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम है, हमें 10 दिन में वापस भी आना है। और फिर वहाँ पर शाओरिन आ जाती है। वो काफी ज्यादा थक चुके थे क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही तेजी से उड़ रहे होते हैं और शाओरिन उनसे कहती है कि आखिर तुम दोनों इतनी दूर तक उड़ते हुए क्या करने के लिए आए हो? आखिर तुम दोनों क्या ढूंढना चाहते हो? मगर लोंगशुआन कहती है कि हम लोग अभी उस बैटल
फील्ड से बहुत ही दूर है। नाम कहता है कि हम लोग इतनी दूर तक आखिर कैसे जाएंगे, क्योंकि मुझे तो ये समुंदर बहुत ही बड़ा लगा है और इतनी दूर तक बगैर थके हुए कैसे कोई जा सकता है। और दूसरी तरफ शॉर्डन कहती है कि हाँ, ये फॉल्सी बहुत ज्यादा बड़ा है, मेरे ख्याल से हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए। मदर लोंगचुआन कहती है कि तुम दोनों घबराओ मत, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो एक छोटी सी बोट को बाहर निकालती है, जो कि पानी में आते ही बहुत ही बड़ी हो जाती है। उसे देखकर मुनो हैरान हो जाते हैं, मगर लोंगचुआन उन्हें बताती है कि ये मेरे रोज घोस्ट बोट है। सिस्टर जियालान में इसे एक मर्तबा एक बहुत बड़े समुद्र में कलेक्ट किया था। मेरे ख्याल से तुम दोनों इसके अंदर आराम से रेस्ट कर सकते हो। ये बात शॉर्डन को अच्छी नहीं लगती, मगर फेंगान फौरन से अंदर चला जाता है और उस बोट को हिक कर काफी खुश होता है। और फिर लोंगचुआन उन लोगों को बताती है कि इस बोट को समुद्र में सफर करते वक्त आराम करने के लिए बनाया गया है। अब लोग बिल्कुल मजे के साथ आराम करते हुए समुद्र में कहीं भी जा सकते हैं। और फिर वो हैरान की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से इस बोट के लिए तू सूटेबल नहीं हो, क्योंकि इस बोट को चलाने के लिए सुपर नेचुरल पावर का होना जरूरी है। लेकिन छोड़ो, हम लोग अपना सफर आगे शुरू करते हैं। ये कहने के बाद वो उस शिप को चलाने के लिए अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करती है और हम देखते हैं कि वो बोट ऐसा ऐसा हवा में ऊपर आती है और फिर जैसे ही चलने लगती है तो फेंगान कहता है डिंग, लोंगचुआन में जैसे सुपर नेचुरल रियल ऑफ अचीव किया है, इसकी सुपर नेचुरल पावर तो सच में नेक्स्ट लेवल तक चले गई है। और हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उस बोट को बहुत ही तेजी से आगे की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। मगर जैसे ही वो लोग थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा आइसलैंड दिखाई देता है। जो फौरन से अपने शिप को मोड़कर उस आइसलैंड की तरफ चली जाती है और उसके पास जाकर रुक जाती है। ये देखकर फेंगान हैरान हो जाता है कि वो यहाँ पे क्या करना चाहती है, मगर लोंगचुआन उस छोटे से आइसलैंड में उतर कर जाती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। फेंगान से कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई मसला है? तब ऑफिस जॉब नहीं देती और वहाँ से छोटे से स्पिरिचुअल हार्ट को तोड़ती है। तो फेंगान भी बोट से उतरकर उसके पास आ जाता है, जिसके बाद लोंगचुआन वो स्पिरिचुअल हार्प उसे दिखाते हुए कहती है टेंग, इसे उगने के लिए कम से कम 20 पार्ट्स साल लगते हैं। इसे ब्लड गोल्डन लार्प कहते हैं। अगर तुम चाहो तो इसकी मदद से गोल्डन पीस भी बना सकते हो। और अगर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हो तो तुम इससे अपनी की दोबारा से रीगेन कर लोगे। तो फेंगान फौरन से वो स्पिरिचुअल हर्ब लेता है और उसे अपनी पावर की मदद से यूज करके देखता है तो उसे फील होता है कि उसकी पावर फिर से नॉर्मल होने लगी है। जिस पर वो कहता है ये तो सच में बहुत ही कमाल की है, इससे हम अपनी पावर को रीगेन कर सकते हैं। जिसके बाद वो उसी स्पिरिचुअल हर्ब को शामन को देते हुए कहता है कि ये तुम्हें चाहिए, इसे तुम अपनी की को दोबारा से रीगेन कर लो थी। मगर वो कहती है नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अपने मेथड्स हैं, मैं उनकी मदद से अपनी एनर्जी को रीगेन कर लूंगी। और ये कहते हुए वो समुद्र के अंदर से एक स्नेक को पकड़ कर बाहर निकाल लेती है, जिस पर फेंगान कहता है कि ये तरीका तुम खुद ही यूज करो। मेरे ख्याल से दूसरी तरफ लोंगचुआन के पास काफी अच्छी हेल्प है, मैं उसके पास जाता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर मिल जाएगी। ये कहने के बाद वो फौरन से लोंगचुआन की तरफ चला जाता है तो वो देखता है कि लोंगचुआन काफी परेशान लग रही है। जिस पर वो उससे कहता है कि क्या हुआ, तू परेशान लग रही हो? तो लोंगचुआन उसे बताती है कि जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं इस जगह पहले पानी हुआ करता था, आखिर ये पानी इतना तेजी से कम क्यों हो रहा है? ये डीप सी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही कम होता जा रहा है, पता नहीं इसके पीछे क्या वजह है, मगर हमें इसका पता लगाना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद हम लोग दोबारा से हुवर्ट प्यांडू को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने फर्नेस के अंदर किसी चीज को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में फिर वहाँ पर ब्रदर वान लू आ जाता है और वहाँ साथ ही कहता है कि ब्रदर, आजकल इमोर्टल और डीमंस के बीच में वार का खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें जरा सावधान रहने की जरूरत है। और ऊपर से दूसरे सेक्ट जो कि हमारे दुश्मन है वो भी इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि इंपीरियल के लोग अपनी एक टीम बना रहे हैं। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, हमें उन लोगों को पनिश करना चाहिए। अगर वो लोग ऐसे ही हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेते रहे तो मुझे लगता है कि डीमन वार में हम लोग बहुत वीक पड़ जाएंगे। मगर शुआंडू उसकी बात पर ध्यान देने के बजाय अपनी रिफाइनमेंट पे ध्यान देता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी रिफाइनमेंट प्रोसेस को और भी ज्यादा तेज कर देता है। जिस पर ब्रदर वान लू से कहता है कि आखिर आप इस विल गार्ड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ऐसे रिफाइन करके
आपको क्या मिलेगा। ये कहने के बाद अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है, बट किंगरी आई हुई होती है और वो आते साथ ही श्वार्ब उसे कहती है कि ब्रदर मैं आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ। ये आवाज सुनते ही वान लुओ फौरन से बाहर जाता है और जाकर उसे कहता है कि इमाना पीक तो हुपोटियानडू का दुश्मन बन गया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। ये कहने के बाद अचानक से अंकल से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, जिस पर वान लुओ भी हैरान हो जाता है। और फिर हमें वहाँ पर सीनियर हुपोटियानडू को दिखाया जाता है जो कि उस एविल गार्ड को लेकर अपने हाथ में उन लोगों की तरफ आते हुए कहता है कि आसिफ क्या मसला है, तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो। तो वान लुओ कहता है कि ब्रदर तुमने इस एविल गार्ड को रिफाइन कर लिया। तो दूसरी तरफ थिंकिंग भी कहती है कि सीनियर ब्रदर आपसे मिलकर खुशी हुई। तो हुपोटियानडू कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने माउंटेन रैंकिंग में काफी अच्छी पोजीशन हासिल की है, सच में तुम्हारी परफॉर्मेंस से तो मैं काफी खुश हुआ हूँ। मासन का थिंकिंग भी बहुत खुश होती है और शर्माते हुए कहती है कि ब्रदर ऐसा भी ना करें, मैंने कोई इतनी अच्छी पोजीशन हासिल नहीं की। इधर फिर हुपोटियानडू से कहता है कि मुझे फिलहाल साउथ सी की तरफ जाना है और मैंने तुम्हारे बारे में ये भी सुना है कि साउथ सी का वो प्रिंस तुम्हारा एक अच्छा सा दोस्त था, उसमें देख कल्टीवेशन ने खुद को काफी हद तक इम्प्रूव कर लिया है और जब तुम एक नई टीम में शामिल होना चाहती हो तो फिर मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी टीम बनाऊंगा जिसमें काफी पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे। मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं शाओशी के ही साथ रहना चाहती हूँ, हम लोग एक दूसरे की मदद करके अपने कल्टीवेशन को अपग्रेड करते रहेंगे। एक वो क्यांडू कहता है मैंने सुना है कि तुम वापस से मैन हाई डिजर्ट में जाना चाहती हो ताकि वहाँ जाकर तुम ट्रेनिंग कर सको। तो किंगरी कहती है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रही बल्कि मैं साउथ सी की तरफ जा रही हूँ ताकि मैं वहाँ जाकर ट्रेनिंग कर सकूं। ये सुनकर हुपोटियानडू कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें ये बोतल अपने साथ ले जाने चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छा सा गार्ड है। तो किंगरी कहती है कि इसी गार्ड के फैले सकती हूँ। तो हुपोटियानडू कहता है कि क्यों, क्या तुम मुझसे कोई रिवॉर्ड नहीं ले सकती? वैसे भी ये तुम्हारी वीपीएम पिक का ही ट्रेजर है, तुम्हारे फिस्टारो किंगशी ने ही इसे कलेक्ट किया था, इसलिए तू इसे रख सकती हो। ये सुनकर फ्रैंक किंगरी उस प्लेजर को ले लेती है और कहती है कि आप तो बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर हुपोटियानडू कहता है कि ठीक है तुम अब जा सकती हो। ये कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर वान लुओ हुपोटियानडू से कहता है कि आसिफ तुमने वो ट्रेजर इतनी मेहनत से रिफाइन करने के बाद उस लड़की को इतनी आसानी से कैसे दे दिया। तो हुपोटियानडू कहता है कि इसमें ऐसी क्या बात है, बस वो एक मामूली सा गार्ड ही तो था, तो उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो वान लुओ कहता है कि इसकी 50 फ्रैंकिंची में आप पर अटैक किया था, जिडियन पिक तो आपका दुश्मन होना चाहिए था। हुपोटियानडू कहता है कि इस लड़की का उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, वैसे भी मैं जानता हूँ कि ये लड़की क्या चाहती है। ये कहने के साथ ही ये सीन यही पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंगन लोंगशुआन के साथ अभी भी उसी आइसलैंड की तरफ जा रहा होता है। मतलब रास्ते में उन लोगों को एक और आइसलैंड दिखाई देता है, वो लोग वहाँ पे तलाश करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जहाँ पे मसला क्या है जिसकी वजह से ये पानी तेजी से काम हो रहा है। और फिर फेंगान कहता है कि लोंगशुआन जरा वहाँ देखो। वो लोग देखते हैं कि आइसलैंड के पीछे तो बहुत सारे क्लाउड्स जमा हो गए हैं, वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ तो मसला है। लोंगशुआन कहती है कि मैं जानती हूँ, एक क्लाउड पहले यहाँ पर नहीं हुआ करते थे, जरूर वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फेंगान कहता है कि चलो फिर ठीक है चमकल देखते हैं। तो लोंगशुआन किसके भाग जाती है, मगर शाओलिन कहती है कि क्या तुम लोग पागल हो, हमें वहाँ से दूर रहना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा तूफान है। मगर वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और दोनों ही उस बहुत बड़े तूफान के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। जिस पर सेंगान कहता है कि इन हवाओं को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतनी तेज हवाएं कभी भी यहाँ पर नहीं चलती थी। लोंगशुआन को भी पता होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये तूफान खड़ा हुआ है। और फिर सेंगान कहता है कि जरा सामने देखो, वहाँ पर एक बहुत बड़ा वोर्टेक्स है, वहाँ पर उन लोगों को एक वोर्टेक्स दिखाई देता है जो कि हर एक चीज को अपने अंदर खींच रहा होता है। और फिर शाओलिन कहती है कि वहाँ देखो, वहाँ कोई और चीज भी है, वहाँ पर असल में एक जंक स्नेक होता है जो कि उस वोर्टेक्स के पास में ही सो रहा होता है। ये देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना बड़ा स्नेक आखिर यहाँ पर कैसे आ गया। होशुआन उन्हें बताती है कि ये ब्लैक वाटर स्नेक किंग है, इसे लोग सी पाइथन के नाम से भी जानते हैं। हिट बीस्ट खुद को कई साल की मेहनत के बाद ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, इसके अंदर सुपर नेचुरल पावर होती
हैं, इसलिए हमें इससे जरा संभल कर रहना चाहिए। ये सुनकर शाओलिन कहती है कि ये तो ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, और इससे पहले किसी बीस्ट में सुपर नेचुरल पावर नहीं देखी। मगर फिर लॉन्ग चुआन कहती है कि ये जैक स्नेक अगर एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया तो हॉर्वेशन के बीच में हम लोग इस पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम इसका सबसे विकेट टाइम होता है। उस टाइम पे ये सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, पर अगर ये ट्रांसफॉर्म होने में कामयाब हो गया तो फिर ये पावर में और भी ज्यादा डबल हो जाएगा। ये सुनकर फेंगान कहता है कि मेरा ये फर्स्ट सी एक्सपीरियंस था, और पहले ही एक्सपीरियंस में मैंने इतनी बड़ी मुसीबत अपने सामने देख ली। और फिर लो चुआन कहती है कि फेंगान तुमने मुझे अपनी जिनजंग पिल दी थी, तो आज उस पिल की खातिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, हम दोनों मिलकर इस मौसला का काम तमाम करेंगे। और दूसरी तरफ शाओलिन कहती है कि इस जैक स्नेक के पास हजारों साल की कल्टीवेशन है, मेरे ख्याल से ये ज्यादा खतरनाक है, इसका शिकार नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो इसे मारने के बजाय हमें अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि समुंदर में हम लोग बहुत ज्यादा वीक हो सकते हैं। तो फेंगान उससे कहता है कि ठीक है, फिर तुम यही खड़ी रहो, जब तक मैं ना कहूं तब तक बाहर मत आना। वो नॉन चुआन से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। ये कहने के बाद वो लोग अपनी बोट को उसके बेहद करीब ले जाते हैं, जिस पर फेंगान कहता है कि इसकी पावर सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मेरे अंदर टास्क भी 600 हॉर्स पावर मौजूद है, मगर इस डीमन की पावर देखकर लग रहा है कि शायद मेरी पावर इसके आगे बिल्कुल बेकार साबित होगी। ये सुनकर लॉन्ग चुआन कहती है कि ठीक है, तो फिर पहले मैं जाकर हमला करती हूँ। ये कहते ही वो दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं, और पीछे शाओलिन अकेले खड़ी रहती है, और वो कहती है कि मुझे मरने का कोई शौक नहीं, तुम लोग जाओ। तो पानी के अंदर जाते ही फेंगान फौरन से जियानान के दी हुई उसी नीरो का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस जायंट स्नेक पर एक जोरदार हमला करता है, मगर उस अटैक से वो जायंट स्नेक को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉन्ग चुआन अपने आइस ड्रैगन का इस्तेमाल करती है, जो कि उस जायंट स्नेक के आगे तो छोटा सा बच्चा मगा होता है। और इस तरह फेंगान उस जायंट स्नेक पर फिर से उसकी अपनी ग्रीन नीडल के जरिए हमला करता है, और इस मर्तबा वो उस जायंट स्नेक को थोड़ा सा इंजर्ड करने में कामयाब हो जाता है। और फिर अपनी पूरी पावर का एक साथ इस्तेमाल करते हुए उस जायंट स्नेक को एक जगह होल्ड करने की कोशिश करता है, और फिर अपनी मदद के लिए वो शाओलिन को बुलाता है। तो शाओलिन पहले तो जाने से मना कर देती है, मगर फिर ना चाहते हुए भी वो फेंगान की मदद करने के लिए जाती है, और अपने डिमोनिक हैंड की मदद से जायंट स्नेक को ऊपर आने नहीं देती। और इतने में लॉन्ग चुआन को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, और अपनी पूरी पावर के साथ एक साथ एक जोरदार आइस एनर्जी का अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देती है। उन लोगों को लगा कि शायद खेल अब खत्म हो चुका होगा, मगर देखते हैं कि वो जायंट स्नेक अभी भी जिंदा होता है, और ऐसा ऐसा उस बर्फ को तोड़ना शुरू कर देता है, और देखते ही देखते जोरदार धमाके के साथ वो उस बर्फ को तोड़ लेता है, और साथ में वो बोट उनसे दूर चले जाती है। और फेंगान जब ये देखता है तो वो जायंट स्नेक बहुत दोबारा से हमला करने के लिए जा रहा होता है, मगर लॉन्ग चुआन देखती है कि वो जायंट स्नेक बहुत ही पावरफुल एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर रहा है। तो वो फेंगान से कहती है कि उस जायंट स्नेक से दूर रखो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो जायंट स्नेक अचानक से एक जोरदार एनर्जी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जोरदार धमाका होता है, और हर जगह एनर्जी फैल जाती है। वो बोट उस स्नेक से बहुत ही दूर आ पहुंची थी, जिसकी वजह से लॉन्ग चुआन को भी अब चक्कर आने लगे थे। लेकिन इतनी ज्यादा थी कि लॉन्ग चुआन बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। और दूसरी तरफ फेंगान ईराओलिन दोनों ही बेहोशी के हालत में नीचे गिर रहे होते हैं। इतने फेंगान वो थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, और इस तरफ हम लॉन्ग चुआन को देखते हैं। वो कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जैक स्नेक इतना पावरफुल अटैक कर सकता है। वो अपनी एक गोल्डन पिल को खाकर अपने एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश करती है, और जैसे तैसे हरी होकर फेंगान की तरफ देखती है, तो फेंगान और शाओलिन दोनों ही उस जायंट स्नेक के मुंह में जा रहे होते हैं, और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।